नमस्कार साथियों, मैं नंदिनी हूँ और ये मेरे सहपाठी शिवम हैं। हम दोनों ही जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र हैं, प्रथम वर्ष के। हम दोनों ने ही 2023 में CUT की PG परीक्षा उत्तीर्ण करके पास करके CUT PG के तहत जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में दाखिला लिया था। तो आज क्योंकि अगले ही माह में परीक्षा होने वाली है CUT PG की, तो उसमें ही हम आज चर्चा करेंगे कि 40 दिन में जो बचे हैं उसमें CUT PG हिंदी में कैसे अच्छा स्कोर करें कि आप JNU जैसे विश्वविद्यालय या DU BHU हैदराबाद जैसे यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन पा सके हिंदी साहित्य में। तो आइए बात करते हैं और चर्चा करते हैं। नमस्कार साथियों, बहुत शुक्रिया नंदिनी। तो जैसा कि आपको नंदिनी ने बताया कि 40 दिनों में आप कैसे तैयारी करें। 40 दिन का ही मोटा मोटा समय हम लोगों के पास है और उसी में हमको अच्छे से पढ़ाई करके परीक्षा को देना है। तो अगर आप 40 ही दिन में अगर आप आज से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या आपके केंद्र बिंदु होंगे तैयारी के, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो कुछ पुस्तकें हैं जो नेसेसरी हैं, जो आपको पढ़नी ही पड़ेंगी आपको परीक्षा को क्रैक करने के लिए। तो उसमें पहली पुस्तक आती है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक। उसके पहले ही अगर आपको उस पुस्तक को अच्छे से समझना है तो आपको जरूरी है समझना हिंदी साहित्य की मोटी समझ आपको होनी चाहिए। तो इसके लिए जो पहली पुस्तक है विश्वनाथ त्रिपाठी की हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, वो उसकी समझ आपको होनी चाहिए। तो पहली पुस्तक है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। मतलब ये पुस्तक ऐसी है कि अगर आपकी समझ, आपका बैकग्राउंड हिंदी से नहीं रहा है अभी तक, तो इस किताब को अच्छे से, मैं ये कहूँगी कि हाइलाइटर लेके बैठे, क्योंकि आपको दूसरी बार या तीसरी बार, अभी 40 दिनों में दूसरी बार तो मिल जाए लेकिन तीसरी बार आपको रिवीजन के लिए चांस नहीं मिलेगा। तो हाइलाइटर लेकर अभी से उसको, जो चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लगे, फैक्ट्स जो भी मिले, आपको इस किताब में 2 तरीके से पढ़ना है। फैक्ट्स भी आपको कवर करना है और समझ कि हिंदी साहित्य का आदिकाल कब आया, आदिकाल का उदय कैसे हुआ, आदिकाल में क्या क्या आता है, फिर मतलब आधुनिक काल, जो भक्ति काल, रीति काल, उसके बाद आधुनिक काल का उदय कैसे होता है, ये सारी चीज़ों को कवर अप करके इसमें तथ्य क्या है, तथ्यों को भी हाईलाइट करते हुए साथ साथ चलना है। और जो आपकी तैयारी के स्तंभ होंगे मुख्यतः 4 होंगे, 4 पुस्तकें या 4 सोर्सेज। तो उसमें पहला सोर्स है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, दूसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास। आप लोग इससे परिचित होंगे और बहुत ही शानदार पुस्तक है हिंदी साहित्य की समझ बनाने के लिए। तो दूसरा सोर्स ये है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके अलावे आपको तथ्यों को याद करने के लिए जो एक पुस्तक है हिंदी साहित्य और भाषा का वस्तुनिष्ठ इतिहास, गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे की पुस्तक है हिंदी भाषा और साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। इसके अलावा जब आप ये सारी पुस्तकें पढ़ लेंगे या पढ़ते रहेंगे, उसी के दौरान बहुत जरूरी है आपको अपने आप का मूल्यांकन करना। तो उसके लिए सबसे जरूरी चीज हो जाती है टेस्ट सीरीज। आपको अगर परीक्षा में सफल होना है तो टेस्ट सीरीज की बहुत महती भूमिका रहेगी आपकी तैयारी में। तो अब हम चर्चा करेंगे कि इन पुस्तकों को कैसे पढ़ना है और कितना समय इनको देना आपके लिए कारगर रहेगा। तो आगे की चर्चा इस पर तो अब बात हो गई कि क्या क्या पढ़ना है। महत्वपूर्ण रूप से ये 4 पुस्तकें या ये 4 स्तंभ है, इससे आप मतलब कि हिंदी साहित्य की तैयारी शुरुआत कर सकते हैं इन चारों को लेते हुए। तो मैं इनके साथ ये भी बताती हूँ सर्वप्रथम कि अब कैसे पढ़ना है। पहला प्रश्न आता है कि पढ़ना तो अब पता चल गया कि क्या पढ़ना है, अब कैसे पढ़ना है इन सब चीज़ों को, तो बताती हूँ। तो पहले हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी की किताब है। इसमें आपको हिंदी साहित्य की समझ, मतलब एक बहुत बेसिक और बहुत ही सरल शब्दों में लिखा है, बहुत क्लिष्ट भाषा में नहीं लिखा है। जैसे आपको शुक्ल की हिंदी साहित्य का इतिहास, शुक्ल की जो किताब है उसमें बहुत क्लिष्टता के साथ चीज़ों को लिखा गया है। ये आपको हिंदी साहित्य का विश्वनाथ त्रिपाठी में नहीं मिलेगी। हाइलाइटर लेकर बैठेगा और उसी समय करते जाइएगा। अभी 40 दिन है तो ये वाली जो किताब है बहुत पतली सी पुस्तक है, ये आप 2 दिन में, 2 दिन ना, हाँ 2 दिन मैक्सिमम, 2 दिन में आपको ये कवर अप करनी पड़ेगी। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास वाली जो त्रिपाठी जी की किताब है, इसको कवर अप करने के बाद आप आइए हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि रामचंद्र शुक्ल की
1929 में प्रकाशित है। इस किताब को पढ़ने में शुरुआत में आपको लगेगा कि बहुत ही मुश्किल है, नहीं पढ़ी जा रही है ये किताब, क्योंकि भाषा इसकी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, कठिन शब्दावली है इसकी। तो इस किताब को पढ़ते हुए आपको कठिनाई आएगी, लेकिन इसको आप छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते हिंदी CUT PG के लिए। इस किताब को आपको अनिवार्य रूप से तेल लगा के बैठिए और इसको पढ़ना शुरुआत कीजिए। अब क्योंकि 40 ही दिन है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि आप पूरा शुक्ल की किताब मत पढ़िए, क्योंकि ये 500 पन्नों की है, इतना आप अभी पढ़ भी नहीं सकते 40 दिनों में, और भाषा भी क्लिष्ट है इसलिए समझ में भी नहीं आएगी। तो आप सर्वप्रथम इसको बांट लेते हैं शिवम, ठीक है। तो इसको आप बांट लीजिए कि पहला आपको सभी जो भी है कालों का परिचय आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए कि आदिकाल का परिचय जो उन्होंने दिया गया शुरुआत में ही, वो कैसे उदय होता है, फिर भक्ति काल का कैसे उदय होता है, वो इस्लाम का कारण बताते हैं, फिर रीति काल कैसे आता है, वो जोड़ते हैं संस्कृत परंपरा से, उसके बाद आधुनिक काल के आविर्भाव का वो बताते हैं। तो आपको परिचय चारों काल का शुक्ल की किताब से अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। परिचय पहला चीज, आप पूरी शुक्ल की किताब को ना पढ़िए, लेकिन परिचय हर काल के हर एक प्रकरण का परिचय जरूर पढ़िए। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट आता है महत्वपूर्ण कवि या लेखक जो बताए गए हैं। शुक्ल जी हजार लगभग कवियों को अपनी पुस्तक में ऐड करते हैं, लेकिन आपको हजार नहीं पढ़ने, आपको कुछ ही चुनिंदा है, मैं आपको धीरे धीरे बताती भी जाऊंगी। जैसे कि आदिकाल में आप ले सकते हैं चंद्रवरदाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने नकार दिया है उन अभ्रंश रचनाओं को, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना कि पहला महाकाव्य लिखा गया तो और महाकवि जो है वो चंद्रवरदाई है। चंद्रवरदाई को आपको पढ़ना पड़ेगा। कवि को नहीं, विद्यापति, अमीर खुसरो, इन लेखकों को आदिकाल से आप शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद आप भक्ति काल में जाएंगे, जैसे कबीर, निर्गुण संप्रदाय में कबीर हो गए, तुलसी हो गए, जायसी हो गए। मतलब इनकी तो एक एक पंक्ति जो शुक्ल ने लिखी गई है। ये कई बार पूछ लिया जाता है कि जैसे एक जगह उन्होंने लिखा है कि फक्कड़ कवि कौन है, जायसी, तो ये शुक्ल की पंक्ति आ जाती है। और भी आ जाती है कि अमीर खुसरो से वो कबीर की तुलना कैसे करते हैं, मनोरंजकता किसमें। तो कवि के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट कवि है उसको आप बहुत अच्छे से आपको करना पड़ेगा। शुक्ल के एक एक कथन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हालांकि पिछले साल नहीं आया था शुक्ल से, काफ़ी कम आया था, लेकिन अगर आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं और अगर आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है तो आपको कम से कम शुक्ल से होते हुए गुजरना पड़ेगा। कुछ बातें जो आपको स्पष्ट हो गई है पहले से ही, तो उसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कुछ चीज़ें। जैसे हिंदी साहित्य का सरल इतिहास अगर आप पढ़ रहे हैं, विश्वनाथ त्रिपाठी जी की पुस्तक अगर आप देखें, तो किसी भी काल को स्टार्ट करने से पहले वो एक सामाजिक पृष्ठभूमि देते हैं कि किस पृष्ठभूमि के आधार पे ये प्रवृत्तियाँ साहित्य में आई, तो आप वो ध्यान से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप केवल एक समझ बनाने के साथ साथ आपको कुछ तथ्य भी त्रिपाठी जी की पुस्तक से याद करने होंगे। आप 2 दिन से ज़्यादा का समय त्रिपाठी जी की पुस्तक पे ना दें, क्योंकि 150 पन्नों की आसपास की पुस्तक है और आप इसको जल्दी से दौड़ते दौड़ते पढ़ जाएं। अगर आपकी समझ नहीं है तो फिर तो ये बुक पूर्णतः नेसेसरी है आपके लिए। अगर आपकी समझ है भी तो मेरा मानना है कि आप दौड़ते दौड़ते एक बार ये पुस्तक पढ़ लें। इसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास जो शुक्ल की पुस्तक, जैसा कि नंदिनी ने बताया कि आप समय चूंकि कम है तो आप पूरी पुस्तक नहीं पढ़ सकते हैं, तो इसलिए आप हर काल का परिचय पढ़ लें और जो महत्वपूर्ण कवि हैं आप उन पे ध्यान दें। जैसे महत्वपूर्ण कवि में आप आदिकाल में सरहप्पा को पढ़ सकते हैं, और पंक्तियां बहुत सारी शुक्ल जी ने दी हैं, सारी बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप जैसे अगर आप उठाएं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को तो आप देखेंगे कि सरहप्पा की पंक्तियां ज़्यादा पूछी जाती हैं। इसके अलावा रीत मुक्त जो कवि है, बिहारी हो गए, रीत मुक्त में बिहारी नहीं आते, जो रीत मुक्त कवि है घनानंद और बोधा, ठाकुर, आलम, इसके अलावा जो रीतिकाल के कवि है जैसे बिहारी हो गए, तो इन सब की पंक्तियाँ पूछी जाती हैं। छायावादी जो कवि है, निराला, महादेवी, पंत, प्रसाद, इनकी पंक्तियाँ पूछी जाती हैं। और पंक्तियों का भी बेटे जब धीरे धीरे घट रहा है, ज़्यादातर पिछले साल के अगर आप प्रश्न पत्र देखें तो 1 या 2 पंक्तियाँ मुश्किल से पूछी गई थी। इसके अलावा अगर आप शुक्ल में देखें तो कुछ जो डिबेटेबल इश्यूज हैं उनको पढ़ने की बहुत ध्यान से ज़रूरत है। जैसे खड़ी बोली ब्रजभाषा विवाद अगर आप देखें आधुनिक काल में। इसके अलावा अगर आप देखें तो केशव और चिंतामणि के जो डिबेट है कि रीतिकाल को कहाँ से स्टार्ट होना माना जाना चाहिए, तो ये जो डिबेटेबल इश्यूज हैं ये आप ध्यान से पढ़ें। लेकिन इसके साथ ही अगर आप शुक्ल को पढ़ना स्टार्ट करें तो उसके साथ ही अगर आप दिन में सुबह के टाइम में शुक्ल को पढ़ रहे हैं तो शाम को आप जैसे एक आदिकाल एक टॉपिक आपने शुक्ल से पढ़ लिया तो उसके साथ आप आदिकाल को सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की पुस्तक से, वस्तुनिष्ठ इतिहास से आप पढ़ लें, ताकि दोनों पुस्तकें आप साथ साथ पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी अच्छे से होती जाएगी, आधारणात्मक प्रश्नों के लिए भी और तथ्यों पर आधारित प्रश्नों के लिए भी। जैसे
नंदिनी आपको बताएंगे कि क्या महत्व है वो जो तथ्यों पे आधारित प्रश्न है उसको पढ़ते समय टेस्ट सीरीज का। टेस्ट सीरीज को आपको मतलब दिन में मिनिमम 2 घंटे देने ही पड़ेंगे, आपको टेस्ट लगाने पड़ेंगे। आप कोई भी पुस्तक या फिर कुछ भी लेकर टेस्ट लगाइए, क्योंकि आपको मूल्यांकन करना पड़ेगा। कई बार होता है हम बहुत ग्लानि में चले जाते हैं कि अगर 100 प्रश्न हैं तो उसमें हमारे 20 ही आते हैं, तो हम बहुत हीनता बोध में चले जाते हैं और टेस्ट नहीं लगाते हैं। वो हमारी सबसे बड़ी कमी है। अगर आपके 20 प्रश्न गलत है तो आप 20 प्रश्न सही है तो 80 गलत है ना, तो आपका क्या 80 प्रश्न वो तैयार होंगे। आपको कई बार हमें होता है कि जो सही प्रश्न चला गया ना वो परीक्षा में कभी याद नहीं रहता, लेकिन जो प्रश्न गलत होते हैं वो सदैव याद रहते हैं कि मैंने उस टेस्ट सीरीज में ये प्रश्न गलत लगाया था, उसका सही उत्तर क्या होगा। तो आप टेस्ट सीरीज लगाइए, कम मार्क्स आए कोई बात नहीं, लेकिन उसमें लगातार लगाते जाइए और फिर ध्यान भी दीजिए जिस एरिया से आपके मतलब कम मार्क्स आ रहे हैं उसको जाके आप तुरंत कंठस्थ कीजिए कि कहाँ से। जैसे कई बच्चों के होते हैं कि शुक्ल नहीं पढ़ी तो कथन वाले क्वेश्चन ऑफ कोर्स है कि उनके कम अंक आएंगे। कई बच्चे ने गोविंद पांडे नहीं पढ़ी तो फैक्स उनका बहुत कम आता है। तो उन चीज़ों को जहाँ जहाँ कम मार्क्स आए वहाँ जाकर अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए। तो टेस्ट सीरीज बहुत ज़रूरी है हमारा। एक तो कई क्वेश्चन साथ साथ तैयार भी हो जाता है। कोई भी टेस्ट सीरीज आपको ये गारंटी नहीं देगी कि यही क्वेश्चंस परीक्षा में आएंगे, क्योंकि वो परीक्षक नहीं है, मतलब वो बना नहीं रहा है, तो वो प्रश्न नहीं आएंगे। लेकिन हाँ उस टॉपिक से ज़रूर आएंगे, तो उन टॉपिक्स को कवर करते हुए चलिए। ठीक है, एक तो टेस्ट सीरीज की बात हो गई। एक शुक्ल की बात हम कर रहे थे, विवादों की। मतलब शुक्ल की किताब में भी कुछ कुछ टॉपिक है जो कि बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं परीक्षा की दृष्टि से। अगर हम पहला टॉपिक माने तो सर्वप्रथम आता है गद्य का आविर्भाव आधुनिक काल में, कि गद्य का उदय कैसे हुआ। ये अच्छे से मुझे लगता है एक बार समझाना चाहिए, तो क्लियर ऑल कर लेते हैं। हाँ, तो पहला जो आता है गद्य का आविर्भाव आधुनिक काल में कैसे होता है, ये रामचंद्र शुक्ल जी ने उदय, गद्य का उदय। तो आपको ये समझना होगा कि किन किन कारणों से आधुनिक काल में आकर गद्य कविता के क्षेत्र में आया। महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो भाषा है वो कैसे इतिवृत्तात्मक, या द्विवेदी युग की जो भाषा है वो कैसे इतिवृत्तात्मक बन गई, ये समझ आपको विकसित करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट हम देखें तो खड़ी बोली और ब्रिजभाषा विवाद, ये टॉपिक आप अच्छे से खड़ी बोली, इस पे बनाम जैसे कि इसमें जगन्नाथ रत्नाकर ये आ जाते हैं कवि, और खड़ी बोली का जो समर्थक कवि थे वो कौन कौन से हैं। अयोध्या प्रसाद खत्री, उन्होंने तो आंदोलन ही चलाया। महावीर प्रसाद द्विवेदी हो गए। मैथिली शरण गुप्त ने भी, मतलब शुरू द्विवेदी जी ने किया लेकिन मैथिली शरण गुप्त ने उसको संरचना दी, उन्होंने बहुत काव्य लिखा इसमें। तो खड़ी बोली और ब्रिजभाषा का जो विवाद था ये ज़रूरी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो शुक्ल की मतलब किताब में बहुत ज़रूरी है। दूसरी ओर एक नव जागरण का भी टॉपिक आ जाता है, कि नव जागरण पे एक बार टॉपिक आ जाता है कि शुक्ल ने नव जागरण किसे कहा, रामविलास शर्मा ने नव जागरण या लोक जागरण किसे कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कैसे कहा है। तो नव जागरण वाला जो टॉपिक है वो अच्छे से आप करके, ये कुछ महत्वपूर्ण आधुनिक काल के टॉपिक्स हैं जिनसे प्रश्न आ जाता है कथन के आधार पर या संरचना के आधार पर। तो इनको आप एक बार देख सकते हैं। इसके अलावा अब बात आती है वस्तुनिष्ठ जो इतिहास है, जो गोविंद पांडे, हाँ शुक्ल खत्म हो गया, अब गोविंद पांडे को आपको कैसे पढ़ना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। तो वस्तुनिष्ठ इतिहास आप मान के चलिए जो है सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की जो पुस्तक है वो अपने आप में पर्याप्त है। लेकिन अगर आप उठाएंगे तो लगभग 400 पेजेस की बुक है, आप पूरा पढ़ेंगे और पूरा याद कर लेंगे ये संभव नहीं है। तो उसमें भी कुछ आपको सिलेक्टिव पोर्शन पढ़ने हैं। जैसे काव्य शास्त्र अगर आप दृष्टि से पढ़ रहे हैं तो सरस्वती पांडे आप पूरा छोड़ दीजिए, काव्य शास्त्र दृष्टि से ही पढ़ें क्योंकि काफी कम है उसमें, या दृष्टि या किसी और अन्य सोर्सेज से गोविंद पांडे से कोशिश करें क्योंकि उसमें बहुत कम है। आप उतना करके चले जाएंगे और सोचेंगे कि पेपर में काव्य शास्त्र के सारे प्रश्न आप हल कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। मेरा मानना है कि दृष्टि IAS की जो बुक है नेट वाली, तो उस पुस्तक से आप काव्य शास्त्र पढ़ सकते हैं। आप सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की पुस्तक में क्या पढ़ेंगे?
तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट लेखक है आपको उनसे रिलेटेड सारे फैक्ट्स क्रमवार याद होने चाहिए, उनकी रचनाओं का प्रकाशन वर्ष भी आपको याद होना चाहिए। जैसे प्रेमचंद है तो उनके जो उपन्यास हैं आपको, जैसे प्रेमचंद हो गए उपन्यास में, इसके अलावा अगर आप देखें यशपाल हो गए, तो ये इंपॉर्टेंट लेखक है, जैनेन्द्र हो गए, इलाचंद्र जोशी हो गए, तो इन सभी की रचनाएं आपको याद होनी चाहिए और प्रकाशन वर्ष के साथ याद होनी चाहिए। तो एक और प्रकाशन वर्ष के साथ याद होनी चाहिए। आप गोविंद पांडे में देखेंगे तो कई रचनाएं, कई रचनाकार उनके प्रकाशन वर्ष के साथ, जैसे जैनेन्द्र, जैसे परख, सुनीता, त्यागपत्र। तो आप ऐसे कोशिश कीजिए, अगर आपको डेट्स याद नहीं हो रही तो आप वैसे ही याद करने की, परख के बाद सुनीता, सुनीता के बाद त्यागपत्र। मैंने ऐसे ही किया था। जैसे मैंने बहुत सारे लेखकों की जो उपन्यास थे या रचनाएं थी उनको डेट्स ना याद करते हुए केवल क्रमवार उनको याद कर लिया था दिमाग में, और जब पेपर में ऐसे प्रश्न आते हैं क्रमवार वाले तो मुझे मालूम होता था कि सुनीता के बाद मैंने त्यागपत्र याद किया, मतलब इसके बाद ये प्रकाशन। त्यागपत्र का जैसे कि 1937 है, सुनीता का 1934 और परख का 1929 है। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं अगर आपको प्रकाशन वर्ष याद नहीं होता है, जैसे मुझे नहीं होता था। दूसरी ओर लेकिन आप सभी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं उनका आपको प्रकाशन वर्ष याद करना पड़ेगा, जैसे कि निर्मला का आपको प्रकाशन वर्ष याद करना पड़ेगा कि 1927 है। वैसे आप क्रमवार तरीके से, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि निर्मला का प्रकाशन वर्ष बताइए, तो उसमें फिर कठिनाई आ जाती है। तो कुछ कुछ महत्वपूर्ण रचना का प्रकाशन वर्ष याद करते हुए चलिए। जो महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, जो महत्वपूर्ण रचनाएं, जैसे अगर आप नाटक में देखें तो हरिश्चंद्र को आप नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो हरिश्चंद्र की बहुत सारी रचनाएं, अगर आप कविताओं को भी मिला के देखें तो लगभग 70 के आसपास रचनाएं सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे में दी हुई हैं। लेकिन आपको सभी नहीं याद करनी है। वो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी रचना याद करनी है? उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने टेस्ट सीरीज देना होगा, और टेस्ट सीरीज भी आप देंगे तो वहां से आपको पता चलेगा कि क्या जरूरी है। इसके अलावा अगर आप देखें जयशंकर प्रसाद हो गए और लक्ष्मी नारायण मिश्र हो गए, तो राम कुमार वर्मा हो गए, लक्ष्मी नारायण जी हो गए और राम कुमार वर्मा हो गए। तो ये सारे लेखक इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन आप कभी कभी दूर की कौड़ी पकड़ने के चक्कर में जो जहां प्रश्न आने वाले हैं आप उसको छोड़ देते हैं। तो इन लेखकों पे आप ज्यादा ध्यान दें, इनकी रचनाओं को आप क्रमवार याद करें प्रकाशन वर्ष के अनुसार। और इसके अलावा अगर आप देखें तो एक पोर्शन आता है पत्रकारिता का, शायद वो प्रयोजन मूलक के अंतर्गत आएगा, लेकिन पत्रकारिता भी आपको यहीं से पढ़नी है, जो हिंदी पत्रकारिता है सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे से। इसमें आपको ज्यादातर अगर आप देखें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को तो एक प्रश्न उदंत मार्तंड से रिलेटेड पूछा जाता है। तो मेरा मानना है कि आप जैसे जो पत्र पहली बार हिंदी में आए, जैसे पहला जो हिंदी का पत्र है उदंत मार्तंड, या हिंदी का जो पहला दैनिक समाचार पत्र है समाचार सुधा वर्षण, तो आप ये चीजें याद कर सकते हैं। प्रथमतः कौन सा समाचार पत्र निकला वो इंपॉर्टेंट है। आप सारे प्रश्न समाचार पत्र अगर याद करने बैठ जाएंगे, जैसे बहुत सारे समाचार पत्र हैं, तो आप वो उससे आपका नुकसान होगा, फायदा नहीं है। और दूसरी चीज, हिंदी साहित्य में क्या प्रथम है ये जरूर आता है। जैसे पहले उपन्यास कौन, जैसे शुक्ल के अनुसार पहले उपन्यासकार लाला श्रीनिवास दास माने गए, आपको ये याद होना चाहिए। पहले नाटककार कौन माने गए हैं, किनके अनुसार ये भी, पहला नाटक कौन सा लिखा गया, पहला उपन्यास, पहला कहानी कौन सी थी। मतलब हिंदी साहित्य में जो भी प्रथम चीजें हैं ये मतलब आसानी से पूछी जाती है। तो ये भी आप अपने उस पर रेडार में रखें कि प्रथम जो चीज़ें हैं उनको साथ साथ करते हुए चले। एक दिन प्रथम को दे दिया जाए, क्योंकि ये आ जाता है कई बार क्वेश्चन प्रथम को लेकर। एक दिन नहीं, लेकिन 2-3 घंटे दे। इसके अलावा जो पुरस्कार, रचनाओं को पुरस्कार मिलते हैं, वो रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी हाल ही में संजीव को मिला है पुरस्कार, तो हो सकता है ये प्रश्न आ जाए परीक्षा में, लेकिन आपको साहित्य अकादमी जिन रचनाओं पर मिला हुआ है वो आपको कंठस्थ होनी चाहिए। वो रचनाएं आप नहीं भूल सकते। साहित्य अकादमी जिन पे मिला है या ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो ये इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, बहुत महत्वपूर्ण रचनाओं को मिलते हैं। तो वो आपको प्रकाशन वर्ष के साथ याद होनी चाहिए पुस्तकें, और किस वर्ष में उनको साहित्य अकादमी मिला ये भी याद होना चाहिए। जैसे कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह, उनको साहित्य अकादमी मिला हुआ है, तो वो आपको याद होना चाहिए। इसके बाद आप देखें तो ये तो हो गई साहित्य के इतिहास की बात, कि आपको साहित्य के इतिहास में क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है। तो जैसे 60% हिस्सा अगर अब की बार के प्रश्न पत्र का साहित्य के इतिहास का रहा, तो 40% हिस्सा अन्य जो टॉपिक है उनसे रहा है, प्रयोजन मूलक। तो अगर हम देखें तो उसमें सबसे पहला टॉपिक आता है प्रयोजन मूलक हिंदी और जनसंचार। इसी के साथ अगर आप जोड़ना चाहें तो एक सब टॉपिक आप मान सकते हैं प्रयोजन मूलक हिंदी के साथ जनसंचार माध्यमों में हिंदी, जो कि इसी का अंग है, लेकिन अलग करके सिलेबस में आपको दिया गया है। जनसंचार माध्यमों में हिंदी, इसके लिए अगर
चूंकि अभी समय कम बचा हुआ है, तो अगर आप इसके लिए अलग से विशिष्ट पुस्तक पढ़ेंगे तो उसका फायदा नहीं होगा, नुकसान शायद आपको ज्यादा हो जाए उसका। मतलब इसके लिए बोला जाता है कि दंगल झाल्टी की किताब आती है उसको पढ़ने के लिए, लेकिन अभी आपके पास समय नहीं है कि 40 दिन में आप वो करें, तो आप केवल इस जो भी टॉपिक्स है प्रयोजनमूलक हिंदी के, उन टॉपिक्स को यूट्यूब पर या फिर गूगल पे सर्च करके जल्दी से सरसरी निगाहों से या फिर जल्दी से कवर अप करने की कोशिश करें। एक ही टॉपिक ले लिया और इसी में 4 दिन लगा रहे हैं, ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि समय की बहुत कमी है। प्रयोजनमूलक हिंदी में और जनसंचार माध्यमों में जो हिंदी है उसमें जो अगर आप देखें तो एक प्रश्न आता है, लगभग हर बार के प्रश्न पत्र में पूछा जाता है, वो संविधान में हिंदी जो अनुच्छेद है हिंदी को लेकर के उससे रिलेटेड एक प्रश्न होता है, तो अनुच्छेद आपको कंठस्थ होने चाहिए। इसके अलावा विज्ञापनों पे बहुत विशेष ध्यान दिया जाता है। पिछले बार तो विज्ञापनों से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए थे, ये प्रथा शुरू हुई पिछले बार से, तो आप विज्ञापनों को नहीं भूल सकते। इसके लिए आप YouTube की मदद ले सकते हैं, कम समय में आप ज्यादा अर्जित कर सकते हैं YouTube से, तो आप वहां से देख सकते हैं। इसके अलावा जो अगला टॉपिक आता है वो आता है व्याकरण का। अब व्याकरण में अगर आप देखें तो छोटे छोटे 4 सब टॉपिक्स दिए गए हैं। पहला आता है काल का, दूसरा आता है वाक्य विन्यास, और तीसरा आता है संधि, और चौथा आता है समास। अगर आप देखें तो तर्क और कथन वाले प्रश्नों में भी संधि और समास से प्रश्न की बार पूछे गए हैं। इसके लिए जो मैंने सोर्स फॉलो किया था वो इसी चैनल का, ड्रीम यूनिवर्सिटी का जो नोट्स इन्होंने प्रोवाइड कराए थे वो मैंने फॉलो किया था, और वो मुझे लगता है मोर देन सफिशिएंट है। आपको डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दिए जाएंगे, तो आप वो फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप वो नहीं देखना चाहते हैं तो यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। कोई स्पेसिफिक पुस्तक पढ़ने की मेरे ख्याल में जरूर, लेकिन समझ जरूर बना ले, क्योंकि इससे कथन प्रश्न वाले भी आने लग गए। जैसे हम लोग सोचते हैं कि समास का एक उदाहरण दे दिया जाएगा और उसी पे प्रश्न आएंगे, तो ऐसा नहीं था। पिछली बार जैसे वाक्य विन्यास में पूछ लिया था कि रचना के आधार पर कितने, और यही वाला क्वेश्चन शायद बाद में गलत भी हुआ था, आंसर की में चैलेंज हुआ था। अगर आप अभी तैयारी प्रारंभ कर रहे हैं तो व्याकरण, प्रयोजनमूलक हिंदी, जनसंचार माध्यमों में हिंदी, काव्य शास्त्र, ये ऐसे टॉपिक हैं जिसमें आप कम मेहनत करके ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, और ये आपको अन्य लोगों से आगे पहुंचा सकती है तैयारी में। इसके बाद का जो टॉपिक आता है वही जो मैंने चर्चा करी, काव्य शास्त्र। तो काव्य शास्त्र के लिए जैसा कि हमने बताया और नंदिनी ने भी बताया कि दृष्टि आईएएस की जो पुस्तक है, दृष्टि आईएएस द्वारा संचालित जो दृष्टि नेट जेआरएफ की पुस्तक है, दृष्टि नेट जेआरएफ की, वहां से आप काव्य शास्त्र कवर कर सकते हैं। वहां पे बहुत अच्छे से बताया गया है। इसमें भी अगर आप काव्य शास्त्र को कवर कर रहे हैं तो आप ध्यान दें कि काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, जैसे पिछली बार पूछ लिया गया कि अमंगल निवृत्ति निम्न में से क्या है, काव्य प्रयोजन है, काव्य लक्षण है, काव्य शब्द शक्ति है, क्या है। तो अगर आप देखें तो उसमें शिवेतर क्षते एक काव्य प्रयोजन होता है, मम्मट ने 6 बताया, उसमें शिवेतर क्षते एक होता है। हनुमान बाहुक तुलसी ने जो लिखी उसमें यही होता है कि किसी भी रोग के निवारण के लिए कविता उसमें सहायक हो सकती है। तो ऐसे आपको काव्य प्रयोजन, काव्य लक्षण, ये चीजें पता होनी चाहिए, कंठस्थ होनी चाहिए। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज आपकी तैयारी में रहेगी वो टेस्ट सीरीज रहेगी, क्योंकि आप ऐसा ना सोचे कि पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आप टेस्ट लगाएंगे, क्योंकि समय बहुत कम है, 40 ही दिनों का समय। आप कोशिश करें कि रोज एक टेस्ट लगाएं और 2 घंटे दें, टेस्ट लगाएं 1 घंटे में, और 1 घंटे में एनालिसिस करें कि आपको कौन से प्रश्न नहीं आते थे। अगर आपको इन सोर्सेज में उन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल रहा है तब आप जाएं, और ऐसा नहीं कि अगर आप जा रहे हैं तो आप सारा कुछ उसमें देख रहे हैं, पूरी ही पुस्तक लेके बैठ गए। आप केवल उस स्पेसिफिक प्रश्न की व्याख्या वहां से देख सकते हैं दूसरे सोर्सेज से। और एक और चीज कर सकते हैं, कथेतर गद्य। कथेतर गद्य से भी कई बार प्रश्न आ जाता है, पिछले साल भी आए थे, तो कथेतर गद्य को भी अच्छे से एक बार देख लें। दूसरी ओर एक बार दिनचर्या की बात कर लेते हैं कि आपका 40 दिनों में दिनचर्या कैसा होना चाहिए। तो हम दोनों अपने अपने दिनचर्या शेयर करें, या फिर जैसे कि मेरा दिनचर्या था कि मैं सुबह उठती थी, सुबह मैं 4 बजे उठती थी, क्योंकि मुझे पंक्तियाँ याद नहीं होती थी, और सुबह जो भी चीज़ मम्मी कहती थी याद हो जाती है जल्दी, तो सुबह उठ के पहले पंक्तियाँ रिवाइज करती थी डेली, और जो कल याद किया उसको रिवीजन बहुत ज़रूरी है। हम लोग कई बार आज उपन्यास हो गया, अगला निबंध, लेकिन आप अगर 40वें दिन पहुंचेंगे ना तो आपको जो आपने पहले दिन याद किया था उपन्यास वो याद नहीं रहेगा। तो आपको डेली रिवीजन, जो कल पढ़ा था वो आपको आज पढ़ना पड़ेगा डेली बेसिस पे, और एक दिन शायद रिवीजन, लेकिन अभी टाइम नहीं है तो, लेकिन जो कल पढ़ा है उसको आज रिवीजन के लिए ज़रूर दे सकते हैं। उसके बाद मैं फिर 7 बजे से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करती थी,
5 से 6 सोती थी, उसके बाद 7 से स्टार्ट करती थी अपनी पढ़ाई। उसमें मैं यही करती थी कि पहले फैक्ट्स में, क्योंकि आपको बहुत टाइम लगता है, मैं घूम घूम के याद करती थी, तो फैक्ट्स में स्टार्ट सुबह से हमारा माइंड फ्रेश होता है, तो सुबह से याद करती थी और सुबह से मतलब 2 बजे तक फैक्ट्स याद करती थी गोविंद पांडे से जितना हो सकता है, क्योंकि बहुत कम टाइम था मेरे पास भी, 2 महीने में मैंने तैयारी की है। तो फैक्ट्स याद करती थी, उसके बाद 2 से 4 बजे तक आराम वगैरह करके फिर 4 बजे से फिर दोबारा फैक्ट्स नए नए टॉपिक जो रह जाते, कथेतर गद्य स्टार्ट कर देती थी कुछ नया। जैसे आज मैं उपन्यास कर रही तो कथेतर गद्य एक टॉपिक, या फिर पत्रकारिता उठा लिया एक नया टॉपिक, जैसे प्रयोजन मूलक कर लिया, उसका कोई व्याकरण कर लिया, तो ऐसे ऐसे टॉपिक करना स्टार्ट कर देती थी मैं। उसके बाद रात का जो समय था उसमें मैं टेस्ट सीरीज, क्योंकि माइंड पूरा थक जाता था सुबह से, फिर रात का जो 9 बजे के बाद होता था उसमें 2 घंटे टेस्ट सीरीज को देती थी और 1 घंटे क्योंकि मैं हिंदी साहित्य से थी, तो मेरा फिर भी थोड़ा सा बैकग्राउंड था, जिनका नहीं था वो अपना ज़्यादा समय शुक्ल को दे सकते हैं। मैं 1 घंटे देती थी, कुछ लोग 2 घंटे भी शुक्ल को या फिर त्रिपाठी को या कोई अन्य पुस्तकों को दे सकते हैं। अगर आप देखें तो मेरी अगर बात की जाए तो मैं बहुत तामसिक वृत्ति का आदमी हूँ। मैं रात में देर तक जागना और सुबह देर तक सोना, ऐसा मैं फॉलो करता हूँ। तो अगर आप ये मान के चलेंगे कि 40 ही दिन बचे हुए हैं और मैं 24-24 घंटे पढ़ता हूँ तो मेरी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, तो ये मेरे ख्याल में बहुत गलत अवधारणा है आपकी और इससे फ़ायदा भी होने वाला नहीं है। आप कुल मिला के ये मान के चलिए कि आपको एक दिन प्रतिदिन के हिसाब से 10 घंटे बहुत इनफ है। अगर आप उतना दे पाते हैं तो बहुत ज़्यादा है, उसमें आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। मैं क्या करता था, जैसे मेरा जो दिन प्रारंभ होता था वो 8 या 9 बजे से प्रारंभ होता था, तो मैं 9 बजे से पढ़ने बैठता था और 3 घंटे के आसपास सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की पुस्तक को देता था और फैक्ट्स याद करता था। उसके बाद लंच के बाद मैं एक टेस्ट सॉल्व करता था, 1-2 घंटे उसमें देता था। 2 घंटे से ज़्यादा आप नहीं दे सकते हैं टेस्ट के लिए, तो आप वो करता था। फिर उसके बाद शुक्ल की पुस्तक लेके बैठता था और 2-2.5 घंटे जितना भी मुझको शुक्ल को पढ़ना होता था डेली टारगेट के हिसाब से। लगभग जब पहली बार शुक्ल की रीडिंग मैंने करी थी तो एक दिन में मेरा टारगेट होता था कि 15 से 20 पेजेस, हार्डली 15 पेजेस आसपास मैं पढ़ता था डेली के हिसाब से। लेकिन अभी आप कर सकते हैं 20 पेज मिनिमम डेली के हिसाब से, आपको उतना पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद मैं क्या करता था, क्योंकि मैं वो जो सुबह फैक्ट्स याद करता था त्रिपाठी की पुस्तक से, उसको मैं रिकॉर्ड कर लेता था और शाम को सबसे पहले रिवीजन में उन्हीं फैक्ट्स का करता था और सैर पे मैं निकल जाता था 6 बजे के आसपास और 1 घंटे सैर में वो मैं सुनते हुए आता था और उसके साथ पंक्तियाँ मैं अपने भाई को बोल बोल के सुनाता था, आदिकाल की पंक्तियाँ। और उसके बाद आने के बाद शुक्ल का थोड़ा सा रिवीजन, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं आपको देना है, और 1 घंटे में देता था जो इतर विषय हैं जैसे व्याकरण और प्रयोजन मूलक हिंदी, जनसंचार माध्यमों में हिंदी, ये आपको अच्छा स्कोर करवा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना होगा कि आप सारा समय इसी में नहीं दे सकते, आपको 1 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे इसमें देना है। और ये देखने के बाद, इसके थोड़े से नोट्स बनाने के बाद मेरा दिन समाप्त होता था और मैं सो जाता था। तो ऐसे मतलब कि आप 4 भागों में बांटकर, एक तथ्य, एक टेस्ट सीरीज, एक कथन के लिए समझ के लिए त्रिपाठी शुक्ल की किताब को अपनाते हुए 40 दिनों में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हमने बता दिए, कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक जो आपको अभी कवर अप ज़रूर करने चाहिए ये भी हमने बता दिया। तो ऐसे आप CUT PG में अच्छा स्कोर कर सकते हैं और आगे की परीक्षा, आगामी परीक्षा के लिए हम दोनों की तरफ से आपको शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का।